हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ओनली एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। तो ये मेरी चैनल की पहली वीडियो है और मैं उम्मीद करूँगी कि आने वाले सारे वीडियोस में मैंने जिस तरह अच्छा से चैप्टर्स को समझा है मैं आपको समझा पाऊँ। तो मैं इस वीडियो में क्लास 6 की यूनिट 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी फ्रॉम द बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पढ़ाने जा रही हूँ। सो चलते हैं आगे। अगर आपको मेरे पढ़ाने में कुछ भी अच्छा ना लगे तो आप मुझे कमेंट करके बताना ताकि मैं अपने में इम्प्रूवमेंट ला पाऊँ। सो चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब डी फॉर डाइवर्सिटी, तो डी मतलब डिफरेंट। तो डाइवर्सिटी इन व्हाट एस्पेक्ट या डिफरेंट इन व्हाट एस्पेक्ट, क्या अलग अलग। तो इसका आंसर ये है कि डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट रीजन को ही हम डाइवर्सिटी का नाम देते हैं। हम बोलते हैं कि जो इंडिया है कितना डाइवर्स है। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन हैं, बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत सारे रीजन हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, तो बहुत डाइवर्सिटी, और इसी को हम डाइवर्सिटी का नाम देते हैं और इसी पे हमारा चैप्टर है। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी टेक दिया हुआ है कि 3 children अराउंड योर एज हैव ड्रॉन द फिगर अबव, यूज़ द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर। तो यहाँ देखिए ऊपर जो पेज है यहाँ पर 3 पिक्चर्स बनाए गए हैं जो आप ही के एज ग्रुप के लोगों ने बनाया है। अगर आप एक और ड्राइंग इस एम्प्टी बॉक्स में बनाओगे तो 101% चांस है कि वो ये तीनों फिगर से अलग ही होगा। इवन आप ट्राई भी करोगे ना कि हम इन तीनों फिगर के एकदम सेम बनाएं अपना ड्राइंग, तब भी वो अलग होगा, क्योंकि सबका ड्राइंग स्टाइल जो है ना वो डिफरेंट होता है। ऑब्वियस सी बात है। We not only don't look exactly like each other, but also differ in terms of the language we speak, our cultural backgrounds, the religious rituals we observe, and of course the way we draw. देखिए, हमारा बस ड्राइंग स्टाइल ही अलग नहीं है, हमारा लैंग्वेज जो हम बोलते हैं वो अलग है, हमारा रिलीजियस रिचुअल्स वो अलग है, हम और हर कुछ एक्चुअली अलग है। ठीक है, हम जो रीति रिवाज करते हैं वो ज़रूरी नहीं है बाकी लोग भी करते हैं। सबका अपना रीति रिवाज है, सबका अपना भाषा है, सबका अपना कास्ट है, सबका अपना रिलीजन है, सबका अपना कल्चर है, और सबका अपना बैकग्राउंड अलग अलग होता है, और इसी को हम डाइवर्सिटी का नाम देते हैं। अब एक ब्लू बॉक्स आपको दिख रहा होगा पेज नंबर 4 में। यहाँ पर एक बॉक्स है जिसमें मतलब लिखा हुआ है कि आपको अपना हॉबी लिखना है। बेसिकली आपको क्या क्या पसंद है, मतलब व्हेन आई गो आउट आई लाइक वियरिंग। तो जब आप बाहर जाते हो विच क्लोथ यू वांट टू वियर, या फिर आप जब आप घर पे रहते हो तो आप कौन सा लैंग्वेज में बात करते हो, या आपका फेवरेट स्पोर्ट क्या है, आपको कौन सा बुक पढ़ना पसंद है। ठीक है, तो आप जब इस ब्लू बॉक्स में अपने अपने आंसर्स भरोगे ना, तो हो सकता है किसी का फेवरेट स्पोर्ट में आंसर फुटबॉल हो, तो हो सकता है किसी का फेवरेट स्पोर्ट में एग्जाम्पल आंसर हो बैडमिंटन, है कि नहीं। किसी का लूडो हो सकता है, तो किसी का टेनिस हो सकता है, या फिर किसी का रीडिंग बुक्स में कोई अलग राइटर का किसी को बुक्स पसंद होता है, किसी को अलग बुक पसंद होता है कि नहीं। क्योंकि सबका सेम हॉबी तो नहीं हो सकता, है कि नहीं। तो बाय नाउ यू मस्ट हैव रिकॉग्नाइज्ड द मेनी वेज इन विच यू आर क्वाइट लाइक सम ऑफ योर क्लासमेट्स एंड अदर वेज इन विच यू आर डिफरेंट फ्रॉम देम। तो जब आप ये ब्लू बॉक्स भरोगे और जब आपके क्लासमेट्स ये ब्लू बॉक्स भरेंगे तो सबका आंसर जो है ना वो अलग अलग हुआ, और तब आपको पता चलेगा कि आप किस एस्पेक्ट में अपने क्लासमेट से डिफरेंट हो और किस एस्पेक्ट में आप अपने क्लासमेट से सिमिलर हो। सपोज़ आपका फ्रेंड का फेवरेट स्पोर्ट भी फुटबॉल है और आपका भी फेवरेट स्पोर्ट फुटबॉल है, तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ इस एस्पेक्ट में हम लोग दोनों एक दूसरे के सेम हैं। आगे बढ़ते हैं सेकेंड टॉपिक, दैट इज़ मेकिंग फ्रेंड्स। तो Do you think it would be easy for you to make friends with someone who was very different from you? तो क्या ये संभव है कि हम एक ऐसा दोस्त बनाएं जो कि बिल्कुल मेरे से अलग है कि नहीं। अगर हम एकदम मूडी हैं तो वो एकदम हमेशा खुश ही रहता है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है दो दोस्त? तो एक स्टोरी पढ़ते हैं जिससे हम लोग को इस क्वेश्चन का है ना आंसर मिल जाएगा। तो देखिए, आई हैड मीन्ड इट एज अ जोक मेड अप for a small ragged boy who sold newspaper at the जनपथ क्रॉसिंग at the busy intersection। तो एक यहाँ लड़के की बात हो रही है जो न्यूज़पेपर बेचता है रोज़ जनपथ इंटरसेक्शन में, जनपथ क्रॉसिंग इंटरसेक्शन में वो रोज़ न्यूज़पेपर बेचता है, और वो स्मॉल रैग्ड बॉय है। अब रैग्ड मतलब क्या होता है? तो रैग्ड मतलब होता है ओल्ड एंड टॉर्न, मतलब पुराना। तो मतलब उसका हमारे
दिमाग में एक सीन आ रहा है, एक ऐसा लड़का है जो पुराना कपड़ा पहना है, उसका कपड़ा फटा हुआ होगा और वो न्यूज़पेपर बेच रहा है। कहाँ बेच रहा है? जनपद क्रॉसिंग में। Every time I cycled past, he would run after me, holding out the English paper and screaming out the evening headline in a mixture of हिंदी and English word. और एक लड़का अपने बारे में कहानी बता रहा है कि वो लड़का को हम रोज़ देखते हैं, वो न्यूज़पेपर बेचता है और मेरे पीछे एक इंग्लिश पेपर रोज़ लेके भागता है और हम वहाँ पे रोज़ साइकिल चलाने वहाँ साइकिल से रोज़ पास करते हैं। और स्क्रीमिंग मतलब क्या होता है? वो हेडलाइंस को चिल्लाता है और मेरे पीछे इंग्लिश पेपर मेरे को बेचने के लिए भागता है। दिस टाइम आई स्टॉप बाई द पेवमेंट एंड आस्क्ड फॉर द हिंदी पेपर। हिज माउथ फेल ओपन। और हमको एक दिन टाइम मिला तो हम वहाँ पे पेवमेंट के पास रुके। पेवमेंट मतलब फुटपाथ पे हम रुक गए और हम वही लड़के से हम हिंदी न्यूज़पेपर मांगे। अब जब हम हिंदी न्यूज़पेपर मांगे तो वो जो न्यूज़पेपर वाला लड़का है बहुत ही शॉक्ड हो गया, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने मेरे से पूछा, यू मीन यू नो हिंदी? क्वेश्चन मार्क। तो हम बोले ऑफ कोर्स। फिर उसने कहा वाई? तो फिर मैंने पूछा वाई, व्हाट डिड यू थिंक? मतलब तुमने क्या सोचा? तो वो रुक के बोला, बट यू लुक सो अंग्रेज़। यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी? आप पढ़ भी सकते हो हिंदी? तो फिर मैंने कहा ऑफ कोर्स आई कैन। आई सेड दिस टाइम अ लिटिल इम्पेशेंटली, आई कैन स्पीक, रीड एंड राइट हिंदी ऑफ वन ऑफ माई सब्जेक्ट इन द स्कूल। तो मैंने कहा कि मुझे हिंदी पढ़ने भी आती है, लिखने भी आती है और ये तो मेरा एक सब्जेक्ट है स्कूल में। सब्जेक्ट? He asked. How could I explain what a subject was to someone who had never been to school? Well, it is something, I began, but the light changed and the honking behind me grew 100-fold and let myself be pushed along with rest of the traffic. तो अब जब मैंने उसे कहा कि अरे मुझे हिंदी आती है, ये तो एक सब्जेक्ट है मेरे स्कूल में जो मुझे पढ़ाया जाता है, तो उसने मेरे से कहा सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? तो अब मैं सब्जेक्ट का मतलब उसे क्या एक्सप्लेन करूं जो आज तक स्कूल गया ही नहीं। तो लेकिन तब भी मैं ट्राई करने वाला था। अभी स्टार्ट ही किए थे बोलना कि वेल इट इज़ समथिंग। तब तक क्या हो गया? तब तक ग्रीन सिग्नल हो गया और हॉन्किंग बिहाइंड मी ग्रीव 100-fold। हॉन्किंग मतलब बहुत शोर होने लगा मेरे पीछे। ग्रीन सिग्नल होते ही सब लोग हॉर्न बजाने लगे और एंड आई लेट माई सेल्फ बी पुश्ड अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक। और 100-fold मतलब ये बताना चाह रहा है ये 100-fold से कि पीछे मतलब सपोज 100 गाड़ियाँ थी उसके पीछे और उसको ग्रीन सिग्नल होने लगा तो सारी गाड़ियाँ हॉर्न बजाने लगी और उसको आगे जाना पड़ा। और वो सब्जेक्ट का मीनिंग उस न्यूज़पेपर वाले लड़के को नहीं बता सका। द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन स्माइलिंग एट मी एंड होल्डिंग आउट द हिंदी पेपर। भैया आपका अखबार, अब बैठिए, ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग। अब वो दूसरे दिन फिर न्यूज़पेपर वाला लड़का मेरे को हिंदी पेपर दिया उसने और उसने मुझसे पूछा अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है? तो फिर मैंने कहा ओह इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी, आई सेड। एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन आई आस्क्ड हिम हैव यू एवर बीन टू स्कूल? नेवर, ही आंसर्ड एंड ही एडेड प्राउडली I began working when I was so high. He measured himself against my cycle seat. First, my mother used to come with me, but I can do it all alone now. तो हम उसको सब्जेक्ट का मीनिंग बताए, इट इज़ समथिंग टू स्टडी। मतलब सब्जेक्ट एक ऐसी चीज़ होती है जिसको पढ़ा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद रेड सिग्नल हो गया था वहाँ पर, तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी माँ कहाँ है, मतलब तुम कभी स्कूल गए हो? हैव यू एवर बीन टू स्कूल? तो उसने कहा नेवर, हम कभी भी स्कूल नहीं गए हैं। और उसने बहुत प्राउडली कहा कि आई हैव बीन वर्किंग सिंस आई वॉज सो हाई व्हेन आई वॉज सो हाई। एक्चुअली ये हाइट दिखा रहा था अपना वहाँ पे न्यूज़पेपर वाला लड़का, उसका साइकिल सीट के बराबर अपना हाथ रख के कि मेरा इतना हाइट था, तब से हम काम कर रहे हैं। वेयर इज़ योर मदर नाउ? तो वो साइकिल वाले लड़के ने पूछा न्यूज़पेपर वाले लड़के से कि तुम्हारी माँ कहाँ है? तो बट देन द लाइट्स चेंज एंड आई वॉज ऑफ। आई हर्ड हिम येल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी, शी इज़ इन मेरठ विथ द रेस्ट वॉज ड्राउंड आउट। तो वेयर इज़ योर मदर नाउ जब मैंने पूछा तब तक ग्रीन सिग्नल हो चुका था और जब वो आंसर अपना देने लगा तो मुझे बस इतना ही सुनाई दिया कि शी इज़ इन मेरठ नाउ विथ, तब तक हमको आगे जाना पड़ गया क्योंकि ग्रीन सिग्नल हो गया था। नेक्स्ट डे का बात हो रहा है अब यहाँ पर। माई नेम इज़ समीर। न्यूज़पेपर वाला लड़का अपना नाम बताता है साइकिल वाले लड़के को कि मेरा नाम समीर है।
एंड वेरी शाइली ही आस्क्ड व्हाट्स योर्स, और वो शर्माते हुए पूछता है कि तुम्हारा क्या नाम है। तो जो साइकिल वाला लड़का है वो कहता है इट वॉज़ इनक्रेडिबल माई बाईसाइकिल वोबल्ड, माई नेम इज़ समीर टू, मेरा बाईसाइकिल जो है वोबल्ड मतलब डगमगा गया, और मेरा नाम भी समीर है। तो हमें ये यहाँ पता चलता है कि दोनों लड़कों का नाम समीर निकलता है। तो फिर जो न्यूज़पेपर वाला लड़का है वो कहता है व्हाट, हिज आइज लिट अप, मतलब वो शॉक हो जाता है और बोलता है व्हाट, और फिर वो साइकिल वाला लड़का कह रहा है कि हिज आइज लिट अप, लिट मतलब वो एकदम एक्साइटमेंट से उसका आँख ऐसे चमक उठता है, ठीक है, जब वो उसको पता चलता है कि हम लोग दोनों का नाम तो सेम निकला, ठीक है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि समीर हनुमान के फादर का और वन ऑफ द नेम होता है। सो नाउ यू आर समीर 1 एंड आई एम समीर 2। उसने अपने उन दोनों ने अपने में डिसाइड कर लिया कि हम एक समीर 1 हैं और तुम समीर 2 हो। ही सेड ट्रियम्फेंटली मतलब विथ जॉय, खुशी से, समथिंग लाइक दैट। आई आंसर्ड एंड देन आई हेल्ड आउट माई हैंड, हाथ मिलाओ समीर 2। His hand nestled in mine like a little bird. I could still feel its warmth as I cycled away. तो मैंने अपना साइकिल वाला जो लड़का है यानी कि समीर 1, उसने अपना हाथ निकाला, उसने कहा हाथ मिलाओ समीर 2, तो फिर उसने अपना हाथ मेरे हाथ में रखा like a little bird, his hand nestled in my mind like a little bird। उसने अपने हाथ को मेरे हाथ में ऐसे रखा जैसे एक बर्ड जो है अपने नेस्ट में बहुत कंफर्टेबली, नेस्टल्ड मतलब कंफर्टेबली बैठ जाती है। और आई स्टिल कैन फील दैट वार्मथ ऑफ फ्रेंडशिप, अभी भी हम उस फ्रेंडशिप का जो वार्मथ है उसको फील कर सकते हैं। द नेक्स्ट डे ही डिड नॉट हैव इन द यूजुअल टाइम स्माइल फॉर मी। नेक्स्ट डे उसके फेस पे वैसा ही स्माइल नहीं था, कुछ अलग था, ठीक है। देयर इज़ अ ट्रबल इन मेरठ ही सेड। तो अब न्यूज़पेपर वाला लड़का यानी कि समीर 2 जो रहता है वो बोलता है कि प्रॉब्लम हो गया मेरठ में जहाँ मेरी मम्मी रहती है। Many people are being killed there in the riots. I looked at the headlines, communal riots. It blazed, but Sameer, I began. I am a Muslim, Sameer, he said in answer, and all my people are in Meerut. His eyes filled with tears, and when I touched his shoulder, he would not look up. तो दूसरे दिन वो बताता है, वो दुखी था दूसरे दिन क्योंकि वो बता रहा है कि मेरी माँ जो है वो मेरठ में है, मेरठ में बहुत झगड़ा दंगा फसाद हो रहा है। कम्युनल राइट्स मतलब होता है, कम्युनल राइट्स मतलब 2 रिलीजन के बीच जब झगड़ा होता है तो उसको ये टर्म से हम लोग बोलते हैं कम्युनल राइट्स, और वही चल रहा है मेरठ में। और समीर 2 जो है जो न्यूज़पेपर बेचता है वो बोलता है कि हम एक मुस्लिम हैं और मेरे जो लोग हैं मेरठ में उसका मेरे को चिंता हो रहा है, ठीक है। और उसके आँख में टीयर्स आ जाता है, ठीक है। ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर नाइदर द डे he was not at the crossing the day after neither the day after nor ever again, and no newspaper in English or Hindi can tell me where my Sameer 2 had gone। तो नेक्स्ट डे से वो मेरे को कभी दिखा ही नहीं, जो जनपद इंटरसेक्शन पे वो न्यूज़पेपर बेचता था वो मेरे को फिर कभी नहीं दिखा उस इंसिडेंट के बाद से। तो वाइल समीर 1 एंड मोर फैमिलियर विथ इंग्लिश वाइल समीर 2 स्पीक्स हिंदी। अब हम लोग को पता चला कि ये जो 2 लड़के थे जिसका अभी हमने स्टोरी पूरा सुना उससे हम लोग को पता चलता है कि दोनों बहुत डिफरेंट थे एक दूसरे से। कैसे? तो जो समीर 1 था उसको इंग्लिश बोलना आता था बहुत अच्छे से फ्रिक्वेंटली, समीर 2 को हिंदी ही बोलना आता था उसको। Although they both are more at home in different languages, they still communicated with each other। अब क्योंकि देखो एक हिंदी वाला लड़का था और एक इंग्लिश वाला लड़का था, लेकिन तब भी उन्होंने एक दूसरे से कम्युनिकेट किया, बहुत अच्छे से बात किया, एक दूसरे का दुख भी समझा। They made the effort to do so because this was what was important to them। उन्होंने लैंग्वेजेस को मतलब इम्पोर्टेंट नहीं दिया, उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनकी फ्रेंडशिप थी और इसलिए वो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए। समीर 1 एंड समीर 2 ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस कल्चरल बैकग्राउंड। समीर 1 और समीर 2 दोनों का रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड भी अलग था। समीर 1 जो था वो हिंदू था और समीर 2 जो था वो मुस्लिम था, ठीक है। और सोचो कि डिफरेंट कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड होने के बावजूद they communicated very well, even they understood each other's feeling very well। In addition to their diverse religious and cultural background, there are other ways in which Sameer 1 and Sameer 2 are different from each other। For example, while Sameer 1 goes to school,
समीर 2 सेल्स न्यूज़पेपर। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है, देखो ऐसा नहीं है कि वो लोग का सिर्फ लैंग्वेज अलग था या फिर सिर्फ वो लोग का रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड अलग था। वो लोग जो थे, एक स्कूल जाता था और एक स्कूल नहीं जाता था, ये भी डिफरेंस था वो लोग के बीच। जैसे एक स्कूल जाता था, एक स्कूल नहीं जाता था, साथ ही साथ एक को पढ़ने का जो मौका है वो मिला, एक को पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। जिस एज में उसको पढ़ना चाहिए वो उस एज में न्यूज़पेपर बेच रहा था। Sameer though did not have the opportunity to attend school, perhaps you have noticed that there are several people in the area where you live who are poor and who don't have enough to eat or wear and sometimes not even a place to live। ठीक है, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती अपनी लाइफ में कि वो अपने राइट्स को एंजॉय कर पाएँ, जैसे कि एजुकेट हो पाएँ या फिर हेल्थ फैसिलिटी को एफोर्ड कर पाएँ, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज की कमी होती है। इस एस्पेक्ट में बात करें तो रिसोर्सेज हम मनी को कह रहे हैं, पैसा नहीं होगा तो हम पढ़ेंगे कहाँ से। तो वही इस कहानी में है, जो समीर 2 है उसके पास रिसोर्सेज नहीं है और इसलिए वो स्कूल नहीं जा पाया। अब आगे बढ़ते हैं। हेयर वी आर टॉकिंग नॉट ऑफ डिफरेंस बट ऑफ इनइक्वालिटी कम्स when a person does not have the resources and opportunities that are available to the other person। इनइक्वालिटी की बात करें हम यहाँ पे डिफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कि ये डिफरेंस तो बहुत कॉमन है कि वो लोग दोनों का भाषा अलग था या फिर दोनों का रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड अलग था, लेकिन जो मेन बात है ना यहाँ पे वो है इनइक्वालिटी की। इनइक्वालिटी यहाँ पे हम लोग को स्टोरी में देखने को मिला कि समीर एक स्कूल जाता था लेकिन समीर 2 स्कूल नहीं जा पाया, वो उसको काम करना पड़ता था पैसा कमाने के लिए। तो इनइक्वालिटी इसी को कहते हैं। ये कब आता है? जब किसी इंसान को किसी के पास रिसोर्सेज नहीं रहता है, अपॉर्चुनिटी नहीं रहता है जो दूसरे लोगों के पास है। ठीक है, द कास्ट सिस्टम इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। अकॉर्डिंग टू दिस सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द वर्क दैट पीपल डिड एंड दे वेयर सपोज टू रिमेन इन दोज ग्रुप्स। देखो, कास्ट सिस्टम जो होता है ना, आप जब आगे जाओगे तो पढ़ोगे एक वर्ना ऑर्डर करके। ठीक है, वर्ना ऑर्डर में के हिसाब से पहला ब्राह्मण आता है, फिर उसके बाद क्षत्रिय, फिर उसके बाद शूद्रा और फिर वैश्य आता है। और ये जो चारों कास्ट है ना, वरना ऑर्डर में लिखा हुआ है कि इन चारों कास्ट का एक प्रोफेशन डिसाइडेड है। समझ में आया? डिसाइडेड है मतलब पहले से तय कर दिया गया है कि अगर आप ब्राह्मण कास्ट में जन्म लेते हो तो आप सिर्फ वेदास पढ़ोगे या फिर सबसे रिसीव करोगे गिफ्ट्स, और अगर आप क्षत्रिय फैमिली में जन्म लेते हो तो आप रूल करोगे, आप एज अ वॉरियर बनोगे। ठीक है, आप अपने लोगों की प्रजा की रक्षा करोगे। शूद्रा फैमिली में जन्म लेते हो तो आप वर्कर का काम करोगे या ये सब लेबर। और अगर आप वैश्य फैमिली में जन्म लेते हो तो बेसिकली मतलब मेनली यू हैव टू सर्व द अबव 3 वर्ना ऑर्डर, मतलब ब्राह्मण्स को, क्षत्रियों को और शूद्रा को आपको सर्व करना है, उनकी सेवा करनी है। ठीक है, और अगर वैश्य चाहता है उसको वेदा पढ़ना तो वो नहीं पढ़ सकता है क्योंकि वो ब्राह्मण का काम है। तो यही होता है कास्ट सिस्टम, यहाँ पे बताया जा रहा है। कास्ट सिस्टम भी इनइक्वालिटी का एक बहुत सही एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे आप जिस कास्ट में जन्म लेते हो, जिस ग्रुप में जन्म लेते हो, उसी से आपका प्रोफेशन डिसाइड हो जाता है। आपका टैलेंट नहीं देखा जाता है, आपका कास्ट देखा जाता है। इवन इफ़ यू आर हैविंग द टैलेंट, यू डोंट हैव द राइट टू डू एनी अदर प्रोफेशन। ठीक है, बस। सो इफ़ योर पेरेंट्स वेयर पॉटर यू कुड ओनली बिकम अ पॉटर, नथिंग एल्स। अगर आपके पेरेंट्स पॉटर रहे हैं तो आपको भी पॉटर ही बनना है, कुछ और आप बन नहीं सकते, और ना तो उससे ज़्यादा आपको कुछ जानने का हक बनता है। ऐसा कास्ट सिस्टम में होता है, जो कि गलत है। It was not considered necessary for you to know anything more than what you needed in your profession। पॉटर हो तो पॉटर तक ही ज्ञान रखना है, उससे ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं रखना है। दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी, यही इनइक्वालिटी है, असमानता है। आगे चलते हैं। वॉट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ। अब डाइवर्सिटी हमारी ज़िंदगी में क्या ऐड करता है? Just like Sameer 1 and Sameer 2 became friends, you might have friends who are very different from you. You have probably eaten different kinds of food in their home, celebrated different festival with them, tried out the clothes they wear and learned some of their languages as well। अब देखो, हमारे जो दोस्त होते हैं वो भी कितने अलग अलग रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड्स के होते हैं। कोई मुस्लिम हो सकता है, कोई सिख हो सकता है, और बहुत अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड के भी हो सकते हैं। लेकिन तब भी हम ये सब को इग्नोर करके हम उनसे बात करते हैं, हम उनके कभी कभी क्लोथ्स ट्राई करते हैं, हम उनके साथ घूमते हैं, हम उनके साथ खाना भी खाते हैं। ठीक है, जो कि अच्छा बात है,
क्योंकि हमारे लिए यहाँ पे ये सब इंपॉर्टेंस नहीं रखता, ये हमारे लिए यहाँ पे हमारी फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट रखती है, हमारी यूनिटी इंपॉर्टेंट रखती है. यू प्रोबेबली लाइक रीडिंग एंड हियरिंग स्टोरीज एंड एडवेंचर्स अबाउट डिफरेंट एनिमल, पीपल एंड इवन घोस्ट. Perhaps you even enjoy making up stories yourself. Many young people feel happy when they read a good story because it gives them lots of ideas to make up more stories. People who write stories get their ideas from all sorts of different places. तो देखो, बहुत लोगों को स्टोरी पढ़ना अच्छा लगता है, बहुत लोगों को स्टोरी लिखना अच्छा लगता है. ठीक है, अब जिसको स्टोरी लिखना अच्छा लगता है, जो लोग स्टोरी राइटर्स होते हैं, जो स्टोरी लिखते हैं, वो उनके दिमाग में आइडियाज़ कहाँ से आता है स्टोरी लिखने का. तो देखो 3 जगह से आता है. चाहे तो रियल लाइफ, जो रियल ज़िंदगी में उनके साथ चल रहा होगा, हो सकता है, या वो कहीं देख रहे होंगे कुछ होता हुआ, या फिर बुक्स, वो अलग अलग, वो कितने बुक्स पढ़ते हैं तो उनको अलग अलग बुक से बहुत आइडियाज़ मिलता है कि चलो हम अपना एक स्टोरी बनाते हैं यहाँ से आइडिया लेके. या फिर अपना इमेजिनेशन, हमको मन है ऐसा दुनिया होना चाहिए, तो हम वो इमेजिनेशन से हम अपना एक स्टोरी लिखेंगे. Some may have lived in forests close to animals and chosen to write of their fights and friendship. Others read real account of king and queen and wrote stories about love and honor. Some dipped into their own childhood memories of school and friends and wrote stories of adventure. तो हर किसी का अलग अलग इंटरेस्ट होता है. ठीक है, कोई बहुत नेचर के क्लोज है, ठीक है, तो वो नेचर के बारे में लिखेगा, एनिमल्स के बारे में लिखेगा. कोई हिस्ट्री में बहुत मतलब इंटरेस्टेड होता है, तो वो ना क्या करेगा कि किंग्स के बारे में लिखेगा, क्वींस के बारे में लिखेगा, उनके बारे में जानेगा. कोई अपने चाइल्डहुड मेमोरीज़ के बारे में लिखेंगे. ठीक है, कोई स्कूल के बारे में लिखेगा. तो सब अलग अलग स्टोरी राइटर्स होते हैं. तो अब आगे चलते हैं. हाँ, far away forced to live in a place where all people wore the same 2 color, red and white, ate the same food, maybe potatoes, took care of the same 2 animals, for example the deer and the cat, and to entertain themselves played snakes and ladder. What kind of stories do you think they would write? अब देखो, यहाँ पे कहा जा रहा है कि इमेजिन करिए अगर सारे स्टोरी टेलर को, राइटर्स को, देखो स्टोरी टेलर जो होता है ना वो बहुत, या स्टोरी राइटर जो होता है वो बहुत अलग अलग तरह के होते हैं. किसी को ना नेचर से बहुत प्यार होता है, तो वो नेचर के पास रहेंगे ज़्यादा, तो वो नेचर को देखेंगे ना, बारिश हो रहा है तो वो नेचर के पास बैठेंगे, तभी उनको आइडियाज़ आता है दिमाग में. और कुछ जो होता है ना, किसी को क्या बोले, अब किसी को सपोज़ प्यार होता है जैसे कि हिस्टोरिकल चीज़ों में, तो वो ऐसा कोई हिस्टोरिकल प्लेस पे जाते हैं, ठीक है, पुराने जहाँ पे एविडेंस मिला हो पहले का कुछ, तो वहाँ वो जाएंगे तब उनको फील मिलेगा. लेकिन सोचो अगर इन अलग अलग कैटेगरीज़ के स्टोरी राइटर्स को, किसी कॉमेडी वाले स्टोरी राइटर को या अलग अलग स्टोरी राइटर्स को अगर हम एक रूम में डाल दें, सबको एक तरह का ही कपड़ा पहना दें, रेड और वाइट, वहाँ पे 2 एनिमल इस रूम में छोड़ दें, कैट और डियर, और उनको सेम खाना खाने को दे पूरा दिन, पोटैटोज़, ठीक है, तो उनके दिमाग में ना आइडियाज़ ही नहीं आ पाएगा, क्योंकि हर स्टोरी राइटर अलग अलग है, लेकिन उनको मिल रहा है सेम इन्वायरमेंट, तो उनको कुछ आइडियाज़ नहीं आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ डिफरेंट नहीं है, सब कुछ सेम है. वो 24 घंटा एक ही चीज़ देख रहे हैं, वो 2 जानवर और वो वही कपड़े और वही खाना. ठीक है, तो उनके दिमाग में कुछ आइडियाज़ आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि कोई नेचर से प्यार करता है, वो नेचर से दूर है, कोई हिस्टोरिकल चीज़ों पे स्टोरी लिखता है बट उसको वो मिल नहीं रहा है देखने को, तो आइडियाज़ कहाँ से आएगा. ठीक है, आगे चलते हैं. डाइवर्सिटी इन इंडिया. India is a country of many diversity. We speak different language, have various types of food, celebrate different festival, practice different religion. But actually, if you think about it, we do many things that are similar, except that we do them in different ways. ठीक है, हम अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, हम अलग अलग रिलीजन हाँ है हमारा, हम अलग अलग रिचुअल्स मतलब अलग अलग परंपरा फॉलो करते हैं, बट एक्चुअली हमारा तरीका अलग होता है, लेकिन हमारा एम सेम होता है. ठीक है, हम हैं आखिर सब सेम ही. ठीक है, लैंग्वेज, अब तुम उर्दू बोलो, हम हिंदी बोले, लेकिन हम लोग दोनों का मकसद एक ही है कि कम्युनिकेट करना, एक दूसरे की बात समझना और समझाना. लैंग्वेजेस का एम वही होता है, भले तरीका अलग हो. How do we explain diversity? A little more than 200 years ago, or long before the train, aeroplane, bus or car became a part of our life, people travel from one part of the world to another in ships, on horses, on camel or on foot. देखो, तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि जब डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो जब एरोप्लेन्स नहीं आया था, फास्टर एरोप्लेन्स, फास्टर रेलवेज़, तो हम लोग शिप से, हॉर्सेस से, कैमल से या फिर ऑन फुट चल के कहीं दूसरी जगह जाते थे. दूसरी जगह जाने का हमारा मकसद क्या होता था? इन सर्च ऑफ न्यू लैंड, टू सेटल या टू ट्रेड विथ. ठीक है,
तो हमारा दूसरी जगह आने का मकसद होता था, चाहे तो हमको वहाँ जाके सेटल होना है दूसरी जगह, या फिर हमको वहाँ पे जाके अपना व्यापार ट्रेड फैलाना है, ठीक है। एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रैवल ओनली दे गॉट टू अ प्लेस, पीपल स्टेड देयर ऑफन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब देखो उस टाइम पे तो इतना टेक्नोलॉजी नहीं था कि इतने अच्छे अच्छे फास्टर प्लेन्स या कुछ फास्टर रेलवेज़ था, तो कहीं भी जाने में ना बहुत दिन भी लग जाता था कभी कभी। तो हम कहीं भी जाते थे ना, अब जैसे अभी के टाइम पे तो देखो बहुत डेवलपमेंट हो गया, तो हमको एक स्टेट से दूसरा स्टेट जाना होता है तो हम तुरंत पहुंच जाते हैं कुछ घंटे में, बट उस टाइम बहुत दिन भी लग जाता था। तो अगर हमको दूसरा स्टेट जाना है ना उस टाइम पे, तो अगर हमको 2 दिन लगा तो हम जिस जगह गए हैं वहाँ बहुत टाइम के लिए हम रहते भी थे, क्योंकि इतना टाइम लगा है तो हम थोड़ी दोबारा तुरंत तुरंत मूव करेंगे, नहीं करते थे ऐसे, ठीक है। तो हम मेरे मूव करने का कारण भी बहुत सारा होता था, जैसे फेमाइन हो गया, ड्रफ, सूखा पड़ गया, कभी बहुत ज़्यादा फ्लड टाइप आ गया, तो ये सब कारण होता है एक जगह से दूसरा जगह माइग्रेट या मूव करने का। तो जब हम वहाँ जाते थे, बहुत टाइम तक रहते थे, तो वहाँ के कुछ अडाप्ट कर लेते थे। जैसे हम जिस जगह पे गए हैं, सपोज़ हम यहाँ से फ़ॉरेन गए, तो वैसे तो हम हिंदी बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे जाएंगे तो हम थोड़ा मोड़ा इंग्लिश भी बोलने लगेंगे, तो तुमको मेरे लैंग्वेज में थोड़ा मिक्सचर दिखने लगेगा, न्यू और डिफरेंट का, मतलब तुमको एक अलग कल्चर निकलता हुआ दिखेगा, अलग लैंग्वेज निकलता हुआ दिखेगा। तो हम जब कहीं न्यू जगह जाते हैं तो हमको एक मिक्सचर दिखता है हर चीज़ का, क्योंकि हम वहाँ उस न्यू जगह से भी हम कुछ अडॉप्ट कर लेते हैं, और हम अभी भी, और लेकिन हाँ पूरी तरीके से तो हम चेंज नहीं होते हैं, पहले वाला जो जगह का कुछ चीज़ है वो हमें रहता ही है, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ मेनी प्लेसेस शोज अस हाउ मेनी डिफरेंट कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैव हेल्प टू शेप लाइफ एंड कल्चर देयर, दस रीजन बिकेम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्रीज। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े कि जो इतिहास होता है किसी भी जगह का, वो उस जगह को और बेहतर बनाने में मदद करता है। जैसे कि हम लोग देखो मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़ें या हड़प्पन के बारे में पढ़ेंगे तो आगे जाके, तो ये सब जो जगह है वो स्पेशल क्यों है, अपने इतिहास के वजह से, अपने हिस्ट्री के वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि जो रिलीजन होता है बिकेम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्रीज। अब देखो मान लो कोई पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे बहुत सारा अलग अलग रिलीजन का रूलर आके, किंग आके रूल किया है, अलग अलग रिलीजन का, तो तुमको उस जगह पे बहुत सारा कल्चर या बहुत सारा लैंग्वेज फ्लरिश होता हुआ दिखेगा, वो रीजन में तुमको बहुत डाइवर्सिटी दिखेगा। तो सोचो वो उस जगह की हिस्ट्री की वजह से वो इतना डाइवर्स हुआ आज। तो यही चीज़ हम लोग को समझना है। सिमिलरली डाइवर्सिटी ऑल्सो कम्स अबाउट व्हेन पीपल अडैप्ट देयर लाइफ टू द जोग्राफिकल एरिया इन विच दे लिव। देखो माउंटेन के पास रहना और सी के पास रहना, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, दोनों एक नहीं होता है, डाइवर्सिटी ऐसे भी आता है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। Not only do people have different clothing and eating habit, but even the kinds of work they do are different. In cities, it is often easy to forget how closely people live are tied to their physical surrounding. This is because in the city, people seldom grow their own vegetable and grain. Instead, they depend on the market to buy all the food and other goods that they need. तो देखो लोगों का सिर्फ क्लोथिंग स्टाइल अलग नहीं होता है, ईटिंग हैबिट भी अलग होता है और उनका प्रोफेशन भी अलग अलग होता है कि नहीं। अब देखो सिटीज़ में, जैसे कि तुम सिटीज़ में देखो तो बहुत कम लोग हैं जो अपने नेचर से क्लोजली अटैच्ड हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि दे सेल्डम ग्रो देयर ओन वेजिटेबल। सेल्डम मतलब दे रेयरली, सेल्डम मतलब रियली, मतलब बहुत कम है सिटी के ऐसे लोग जो अपने से गार्डनिंग करते हैं या कुछ वेजिटेबल्स उगाते हैं। वो मार्केट पे ही डिपेंड करते हैं अपने सारे रिक्वायरमेंट के लिए, तो वो नेचर से उतने क्लोज नहीं होते हैं मोस्टली। Let us try to understand what we mean when we say that historical and geographical factor influence the diversity of the region. अब हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से geographical और historical factors जो होता है किसी भी region को diverse बना देता है, ठीक है। geographical मतलब वो relief features और historical मतलब इतिहास में जो कुछ हुआ, ठीक है। अब हम लोग 2 जगह के बारे में पढ़ेंगे, एक तो लद्दाख और आगे केरला। पहले लद्दाख के बारे में पढ़ते हैं। देखो लद्दाख एक डेजर्ट है, इसको पॉइंट में बना के लिख लो क्योंकि ये बॉक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लद्दाख एक डेजर्ट है। सेकंड पॉइंट लिखना कि ये कहाँ पे है इसका लोकेशन, तो ये जम्मू कश्मीर के ईस्ट में है, ठीक है। और यहाँ पे खेती नहीं हो पाती है, एग्रीकल्चर इज़ वेरी लिटिल पॉसिबल, वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल, मतलब बहुत कम ही खेती हो पाता है यहाँ पे। और क्योंकि यहाँ अब क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि देखो यहाँ पे बारिश बहुत कम होता है। यहाँ पे ना साल का आधा महीना जो है, ठीक है, यहाँ पे तुमको स्नो ही रहता है, बर्फ़ जमा रहता है, ठीक है। और यहाँ पे वेरी फ्यू ट्रीज़ दैट कैन ग्रो इन द रीजन, यहाँ पर पेड़ भी नहीं उग पाता है। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो, यहाँ पे लोगों को पानी भी पीना होता है तो वो स्नो के मेल्ट होने का वेट करते हैं।
पीपल हेयर कीप शीप, और देखो यहाँ के लोग जो होते हैं वो तीन चीज़ बेसिकली, तीन चार चीज़ रखते हैं, शीप, गोट, काऊ, जोज। जोज याक और काऊ के ब्रीड को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शीप, गोट, काऊ और जोज रखते हैं। तो देखो गोट यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है लद्दाख में। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि गोट ही उनका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, जिससे उनको पैसा आता है। कैसे? तो वो गोट से वुल निकालते हैं लद्दाख के लोग, फिर उस वुल को कश्मीरी ट्रेडर्स को बेच देते हैं, और कश्मीरी ट्रेडर्स उस वुल को सिलते हैं, और ये वुल का नाम क्या है? पश्मीना वुल रहता है ये, जिसको कश्मीरी ट्रेडर्स सिलते हैं, और फिर ये मार्केट में बेचाता है एज पश्मीना शॉल्स, ठीक है। पश्मीना शॉल्स के नाम से हम लोग जानते भी हैं, जो बहुत हाई प्राइस में बिकता है। तो ये जो पश्मीना शॉल बिकता है, इससे जो पैसा आता है ये लद्दाख के लोगों को जाता है, क्योंकि यही लोग वुल एक्सट्रैक्ट करके गोट से देते हैं, ठीक है। तो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड हो गया पश्मीना वुल, ठीक है, ये याद रखना, ये मेन है एकदम। फिर उसके बाद हम लोग ये लिखेंगे, देखो ये लद्दाख बस इस चीज़ के लिए स्पेशल नहीं है, लद्दाख इज़ ऑल्सो स्पेशल। क्यों स्पेशल है? क्योंकि ये ट्रेड रूट, एक पास प्रोवाइड कर रहा है व्यापारियों को, ट्रेडर्स को, कारवां मतलब झुंड। किसके झुंड? तो व्यापारी का झुंड जो है वो लद्दाख होते हुए जाता है तिब्बत, और अपना सामान बेच पाता है वहाँ पे। टेक्सटाइल लेके जाता है, स्पाइसेस लेके जाता है, रॉ सिल्क लेके जाता है, कारपेट लेके जाता है। स्पाइसेस मतलब मसाला, ठीक है। तो यही सब लिखना है कि इसलिए भी लद्दाख इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक पास, एक ट्रेड रूट प्रोवाइड करना है, व्यापार करने का वो एक रास्ता प्रोवाइड कर रहा है, ट्रेड रूट प्रोवाइड कर रहा है तिब्बत में जाने के लिए, जहाँ से व्यापारी लोग जाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ये भी यहाँ पे देख सकते हैं कि लद्दाख बहुत चीज़ के लिए हम लोग को पता चला स्पेशल है, और मतलब तिब्बत में बुद्धिज़्म अगर आज है तो उसका कारण माना जाता है लद्दाख को। लद्दाख के थ्रू ही बुद्धिज़्म तिब्बत में फैला। लद्दाख जो है उसको लिटिल तिब्बत भी कहते हैं। यहाँ पर इस्लाम भी मतलब बहुत टाइम से है, ठीक है। मुस्लिम पॉपुलेशन बेसिकली यहाँ पर बहुत है। लद्दाख जो है यहाँ पर पोएम्स और सॉन्ग्स का बहुत इम्पोर्टेंस है, ठीक है। और लोकल वर्जन ऑफ द तिब्बतन नेशनल एपिक, तिब्बत का जो नेशनल एपिक है, जो क्या राष्ट्रीय जो है ये वाला एपिक, वो केसर सागा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तिब्बत का जो नेशनल एपिक है दैट इज़ केसर सागा। और ये कौन मिलके मतलब संग करते हैं उसको? तो मुस्लिम और बुद्धिस्ट, ठीक है। इसको पॉइंट में बना के लिख लेना। फिर केरला की बात करते हैं। केरला जो है वो साउथ वेस्ट कॉर्नर में है, एक तरफ से सी से घिरा हुआ है और एक तरफ से हिल से, ठीक है। यहाँ पे तुमको तीन स्पाइसेस बेसिकली यहाँ पे बहुत ट्रेड होता है। एक तो कार्डेमॉन, एक पेपर और एक क्लोव्स। कार्डेमॉन मतलब इलायची, पेपर मतलब काला मिर्च, क्लोव्स मतलब लौंग, ठीक है। और ये बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस है ट्रेड करने के लिए। इतना स्पाइसेस मिल रहा है तो अट्रैक्टिव क्यों नहीं होगा। और यहाँ पे सबसे पहले ट्रेड करने के लिए आए थे अरब और जेविश, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर कोई क्रिश्चियनिटी इंडिया में लाया तो उसका रीज़न माना जाता है एप्स्टोल को, ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस। क्रिश्चियनिटी एप्स्टोल ने ही इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। फिर उसके बाद मेनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो केम इन सेटल। आईबीएन बटूटा जो है ना, आईबीएन बटूटा जो है उन्होंने अपने बुक में लिखा भी है कि जो वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन है, मुस्लिम बहुत ही एक रिस्पेक्टेड कम्युनिटी रहा है इन केरला। और जो द पोर्टुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को डी गामा लैंडेड विथ हिज शिप हियर। तो वास्को डी गामा का बात हो रहा है। वास्को डी गामा जो है वो पहले ऐसे यूरोपियन रहे हैं जो इंडिया हैं आए हैं शिप से, ठीक है, थ्रू अ सी रूट। और वो सबसे पहले कहाँ लैंड किए थे इंडिया में? तो कैलीकट में। कैलीकट कहाँ पड़ता है? केरला में। इसलिए हम लोग उसको केरला वाले बॉक्स में एक्चुअली ये पॉइंट को पढ़ रहे हैं, क्योंकि केरला के कैलीकट में सबसे पहले मतलब वास्को डी गामा आए थे सी रूट से, ठीक है। फिर उसके बाद बिकॉज of all these various historical influences people live in Kerala, practice different religion। और सोचो केरला में बहुत सारे रिलीजन प्रैक्टिस किया जाता है, इतना सारा का नाम लिखा हुआ है। फिर फिशिंग नेट जो केरला में यूज़ होता है वैसा ही सेम फिशिंग नेट और फिशिंग यूटेंसिल चाइना में भी यूज़ होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग केरला के फिशिंग नेट को नाम दिए हैं चीना वाला। यहाँ पे चीन कहा जाता है चाइना को, ठीक है। तो फिशिंग नेट को कहते हैं, केरला के फिशिंग नेट का क्या नाम है? चीना वाला। और यहाँ की फ्राइंग यूटेंसिल का क्या नाम है? चीना चट्टी। चीना मतलब यहाँ पे चीन यानी कि चाइना को कहा जा रहा है।
ठीक है, क्योंकि हमारा और उनका फ़िशिंग नेट और फ्राइंग यूटेंसिल सेम है। और केरला में बहुत ही फर्टाइल लैंड है, फेवरेबल क्लाइमेट है, जिसकी वजह से राइस अच्छे से ग्रो कर पाता है। यहाँ का जो बेसिक फूड जो लोग ज़्यादा खाते हैं दैट इज़ फिश, वेजिटेबल एंड राइस। ठीक है, आगे चलते हैं। वाइल केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर जोग्राफिकल फीचर्स। देखो जोग्राफिकली देखो तो दोनों बहुत अलग है। एक बहुत ही फेवरेबल क्लाइमेट देता है बट एक उतना एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल क्लाइमेट नहीं देता है। बोथ रीजन्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाई चाइनीज़ एंड अरब ट्रेडर्स से, दोनों इन्फ्लुएंस्ड हैं, दोनों ही जगह ये सेम चीज़ हुआ। केरला जो है यहाँ पे अलाउडेड फॉर द केरला में कल्टीवेशन हो पाता है स्पाइसेस का। ठीक है, और जो लद्दाख है यहाँ पे वुल इम्पॉर्टेंट है। केरला में जैसे स्पाइसेस बहुत ज़्यादा हो रहा है वैसे ही लद्दाख में वुल है। ठीक है, फिर द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर इज़ नॉट मेरिली अ थिंग ऑफ पास्ट, आवर प्रेजेंट लाइफ आर ऑल अबाउट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस फॉर वर्क विथ। अब हम लोग अभी प्रेजेंट लाइफ में भी एक जगह से दूसरा जगह ट्रैवल करते रहते हैं और हिस्ट्री का हम पे अभी प्रेजेंट में भी बहुत असर पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, आवर लास्ट टॉपिक। इंडियाज़ डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। इंडिया का डाइवर्सिटी कभी भी वीकनेस नहीं, हमेशा हमारा स्ट्रेंथ बना है। क्यों? देखो, जब ब्रिटिश इंडिया पे आके रूल किया था तो when the British ruled India, women and men from different cultural, religious and regional background came together to oppose them. वो सब जो ब्रिटिश थे जब आके हम पे रूल कर रहे थे तो इंडिया के ही सारे लोग, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, हिंदू हो, सब आके अब साथ में आए और वो अपोज कर रहे थे कि नहीं हमें फ्रीडम चाहिए। ठीक है, they worked together to decide joint action. They went to the jail together and they found different ways to oppose the British. Interestingly, the British thought they could divide Indians because they were so different and then continue to rule them. But the people showed how they could be different and yet be united. तो ब्रिटिश ने ये सोचा कि क्योंकि इंडियंस जो है ना वो बहुत डाइवर्स है, बहुत डिफरेंट है, दोनों, सबका लैंग्वेज अलग है, सबका कल्चर, सबका रिलीजन, सबका कास्ट अलग है, तो हम इनको ईजिली डिवाइड कर देंगे और रूल करेंगे, डिवाइड एंड रूल। बट ऐसा नहीं हो पाया। इंडियंस जो थे, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, हिंदू या कोई भी रिलीजन या कास्ट के हो, वो सब साथ में आए, यूनिटी दिखाए और वो लोग फ्रीडम के अगेंस्ट लड़े और वही लोग जीते। क्योंकि हमें पता है कि एक डाइवर्स पॉपुलेशन ने ही हमें आज फ्रीडम दिलाया है। तो ये ये जो डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ है। अब देखो ये एक पोएम लिखा हुआ है, वो क्यों लिखा हुआ है वो आगे पता चलेगा। दिस सॉन्ग वॉज संग after the Jallianwala Bagh massacre in Amritsar, in which a British general opened fire on a large group of unarmed peaceful people, killing many and wounding even more. Men and women, Hindus, Sikhs and Muslim, rich and poor had gathered to protest against the British. This song was composed and sung to honor the memory of those brave people. तो देखो यहाँ पे जो जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, अमृतसर में एक जगह है जहाँ पर लोग सब इकट्ठे होकर ब्रिटिश का अपोज कर रहे थे, मतलब इकट्ठे होते कि हम साथ मिलके ब्रिटिश को के ख़िलाफ़ मतलब यहाँ पे रहेंगे। तो लोगों के पास कुछ हथियार नहीं था, तो उन लोगों के साथ क्या हुआ कि जो एक जनरल डायर थे उन्होंने सब पे गोली चलवा दिया, सब रास्ता चारों तरफ से बंद करवा दिया, लोग कहीं निकल भी नहीं पाए बचने के लिए, सब वहीं पर मारे गए। उसी टाइम का ये जालियांवाला बाग मैसेकर इसका नाम रखा गया है। और बहुत ही पीसफुल पीपल थे लेकिन उनको मार दिया गया, और इन्हीं के मेमोरी में हमने ये हम पोएम जो है वो संग करते हैं, गाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। Songs and symbols that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder of our country rich tradition of respect and diversity. तुम ये पोएम भी देख लो ऊपर, या फिर तुम कोई भी सॉन्ग देख लो पहले का, खास करके तुमको पता चलेगा। या रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो नेशनल एंथम लिखा है, सब में तुमको ना हर रिलीजन का नाम दिखेगा, हर कास्ट का नाम दिखेगा, सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर का नाम नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये जो पोएम है ये हमारा एक सिंबल है, एक प्रतीक है। ठीक है, कि हमारा कंट्री का कितना रिच ट्रेडिशन है, कितना डाइवर्स थे हम लोग और हैं भी। डू यू नो द स्टोरी ऑफ इंडियन फ्लैग क्वेश्चन मार्क? इट वॉज यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाई द पीपल एवरीवेयर। In his book, The Discovery of India, Jawaharlal Nehru says that Indian unity is not something imposed from outside, but rather inside. देखो, जो इंडियन का जो यूनिटी है वो कहीं बाहर से नहीं आया है, ये एकता, ये हमारे अंदर में पहले से एकता है। ठीक है,
फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो सकते हैं एग्ज़ाम में कि हु कॉइंड द फ्रेज़ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी जो है ना, सबसे पहले किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, फिर उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियाज़ नेशनल एंथम जो है ना, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, इसमें भी तुमको यूनिटी ऑफ इंडिया या डाइवर्सिटी का तुमको बहुत ही अंश दिखेगा इस पोएम में। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया हो। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा, हम अपने में इम्प्रूवमेंट ज़रूर लाएंगे। और अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, ताकि हम आगे आने वाले टाइम पे और वीडियोस बना सकें। और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस भी आता रहेगा। सो थैंक यू एवरीवन।